अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। अहम इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ साजिश बेनकाब होगी। पीटीआई के ही एमएनए ने इमरान खान साहब का एक ऐसा मंसूबा बेनकाब कर दिया जिसको वो अपने लिए एक तुरप का पत्ता समझते थे, और इसके बारे में मुख्तलिफ वफाकी वज़रा मीडिया पर आकर इस बात का इजहार करते थे कि अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस कप को होंठों तक आने में अभी बहुत सारे मराहल तय करने हैं, ज़रा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग की तारीख है वो आ लेने दें। ये जो मुनहरफ अराकीन गए हैं अपोजिशन की तरफ, ये भी वापस आ जाएंगे और हो सकता है इत्तेहादी भी हमसे जुदा ना हो और अपोजिशन खुद ब खुद ही ये तहरीक वापस ले ले। वो तुरप का पत्ता कौन सा था, वो तुरप का पत्ता कौन सा है जिसके बारे में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कल रात एक टीवी इंटरव्यू में इशारा दिया कि ज़रा सब्र कर जो यार, साल ले लो, ओआईसी का इजलास गुजरने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान ने अभी एक मास्टर स्ट्रोक खेलना है, इमरान खान ने अभी एक पत्ता बचा के रखा हुआ है। वो पत्ता यकीनी तौर पर एक ऐसा पत्ता है जो यकीनी तौर पर है इमरान खान साहब के पास, जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक मुनासिब मौका चाहिए। और इसीलिए इमरान खान साहब उस कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के अमल को दानिस्ता अंदाज के अंदर स्लो भी करना चाह रहे थे, इसको ड्रैग भी करना चाह रहे थे और एक अवामी मोमेंटम भी बनाना चाह रहे थे। आखिर वो मंसूबा क्या है? उस मंसूबे के ज़रिए एक अहम इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई। वो साजिश क्या है? पीटीआई का वो कौन सा एमएनए है जिसने सरेआम मीडिया पर आकर इस सारे मंसूबे का जो भांडा है वो फोड़ा और इस मंसूबे पर अमल दरामद की राह में एक ऐसी रुकावट अब खड़ी कर दी है जिसके बाद इमरान खान साहब वो पत्ता खेलने से पहले अब उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, आपको बताऊंगा वो एमएनए कौन है, आपको बताऊंगा वो मंसूबा क्या है, आपको ये भी बताऊंगा कि उस मंसूबे के अगर इमरान खान साहब उस पर अमल दरामद कर देते हैं तो उस मंसूबे के असरात क्या होंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करूंगा। वो ख़बर भी चूँकि ओआईसी इजलास और तहरीक अदम एतमाद से मुंसलिक है, लिहाजा उसका भी इस सारे सिनेरियो के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अपोजिशन की तरफ से कल एक इजलास हुआ शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर, और उस इजलास के बाद अपोजिशन की क़यादत जिसमें बिलावल भुट्टो थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, उनकी तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया बिलावल साहब की तरफ से कि अगर स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब 21 मार्च तक नेशनल असम्बली का इजलास नहीं बुलाते, या अगर वो 21 मार्च तक इजलास बुला भी लें तो उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद को टेबल नहीं करते, तो फिर हम असम्बली हॉल के अंदर ही धरना देंगे। और इस बात को लेकर एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम का आगाज़ हो गया, जिस पर मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा की तरफ से, जिसमें हमाद अज़हर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं और ख़ुद इमरान खान साहब हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ ट्वीट्स भी सामने आए जिसके अंदर ये कहा गया कि ये है वो आपकी जमात जो इस वक्त, ये है वो अपोजिशन इत्तेहाद जो भारत के, जो इंडिया के इशारे के ऊपर पाकिस्तान में होने वाली इस्लामी जो ओआईसी की वज़रा ख़ारजा मीटिंग है उसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फिर अपोजिशन की तरफ से एक वजाहती बयान भी जारी हुआ जिसके अंदर उन्होंने बड़े धीमे सुरों के अंदर इस बात का इजहार किया कि जनाब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ओआईसी सर माथे पर वो आए, पाकिस्तान के मेहमान हैं, इस तरह की सूरत हाल। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल ये है जिस पर गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि स्पीकर नेशनल असम्बली इजलास ही नहीं बुला रहे, जो उन पर एक आइनी जिम्मेदारी है और आइनी जिम्मेदारी को पूरा करना। भाई इजलास बुला लें, इजलास वो चाहते थे कि ये 21-23 को ये जो असम्बली हॉल है ये वजारत खारजा के कंट्रोल में चला जाएगा, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, तो वो 20 मार्च को इजलास बुला लेते, 20 मार्च को इजलास बुलाकर उसको 25 मार्च तक मौखर कर देते, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना था। लेकिन चूँकि मामला कुछ और है, मामला उस कार्ड का है जो खान साहब खेलना चाहते हैं, लिहाजा इसके लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी इसी मौजू के ऊपर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका यह कहना था कि किस माई के लाल में हिम्मत है जो ओआईसी का इजलास रोक के दिखाए, अगर रोकने की कोशिश की तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी और उसके बाद फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, फिर ये तहरीक अदम एतमाद की लकीर भी पीटते चले जाएंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उनका यह कहना था कि जिम्मेदारों का एक फ़ोन आया
اور اپوزیشن لیٹ گئی بنسبت اس کے کہ اس بات کا اظہار کیا جاتا کہ اپوزیشن نے اگرچہ اس بات کا اعلان کیا کہ وہ دھرنا دیں گے، لیکن اس بات کا بھی پذیرائی کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر گیا یا ان کو احساس دلایا گیا تو انہوں نے اپنا قدم پیچھے لے لیا۔ لیکن اس بات کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر رہا کہ اسپیکر صاحب نے ابھی تک وہ جو ریکوزیشن ہے، جو ایک آئینی تقاضا ہے جس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر جو ہے وہ ٹیبل کی جائے گی نیشنل اسمبلی میں، اس کے لیے پہلو تہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب اگر اس آئینی معاملے سے مزید پہلو تہی کی گئی تو اسپیکر صاحب آرٹیکل 6 کے ذمہ دار ہو جائیں گے، اور پھر آرٹیکل 6 کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جس نہج پر حالات پہنچنے جا رہے ہیں، خاص طور پر حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے OIC اجلاس کے بعد، اسلام آباد آنے کے اعلان کے بعد، اس سے صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں دباؤ، وہ اپنے پبلک پریشر کو یا اپنا جو حکومتی اختیار ہے اس کے ذریعے جو لوگوں کا مومنٹم بنانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا، اس کے ذریعے وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اپنا کارڈ کھیلیں تب اسٹیبلشمنٹ اس حد تک دباؤ میں ہو کہ وہ اس عمل کا ریئیکشن نہ دے سکے، اور اسی لیے مختلف ایریاز کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر مختلف شہری حلقوں کے اندر اس حوالے سے اب ایک مومنٹم خان صاحب بنانا جا رہے ہیں، اور اسی لیے 27 مارچ کا جو انہوں نے جلسہ پلان کیا ہوا، ممکنہ طور پر میرا خیال ہے کہ شاید وہ اب اپنے جلسے کی جو تاریخ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کریں گے، کیونکہ اگر 25 کو اجلاس ہوگا تو پھر 28 کو ووٹنگ ذرا تھوڑی سی مشکل صورتحال بن جاتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کریں گے۔ البتہ انہوں نے کچھ ویڈیوز وہاں پر چلانے کا مکمل طور پر منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو منصوبہ خان صاحب نے بنایا ہے ایک اہم ادارے کے سربراہ کے حوالے سے، وہ بہت ہی زیادہ ایک خطرناک موو ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے جو انسائٹ دیکھنے والے ویورز ہیں وہ اس بات سے مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ مسلسل کافی دن سے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ سیاست کو بند گلی کی جانب لے کے جایا جا رہا ہے، اور اس وقت بدقسمتی سے حکمران ہی سیاست کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے جو ہمیں 12 اکتوبر 1999 کی جو غیر آئینی اقدام ہے اس کی یاد کو تازہ کر دے، اور پھر وہ شیخ رشید صاحب مسلسل یہ بات کہتے ہیں نا 10 سال، تو ان کی یہ بات بھی پوری ہو سکتی ہے۔ PTI کے ہی ایک رکن ہے جناب، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے عامر لیاقت۔ عامر لیاقت صاحب یقینی طور پر ان کی بھی جو پالیٹکس ہے وہ بنیادی طور پر بڑے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور بڑے گھر پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ وہ مختلف جو گائیڈ لائنز ہیں یا جس طرح کی بھی ان کی صورتحال ہے وہ بڑے گھر سے ہی لیتے ہیں، اور ان کی طرف سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو بیان کے اندر انہوں نے کچھ خطرناک قسم کی انفارمیشن پاس کی ہے۔ انہوں نے ایک اہم عسکری ادارے کی، یعنی وہ تمام ادارے جو نیشنل سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب ایک اہم قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ کو عمران خان صاحب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ پر ایک اور شخصیت کو لانا چاہتے ہیں۔ عامر لیاقت صاحب نے اپنے اس ویڈیو بیان کے اندر ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے آغاز ہی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے ہوئے دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل شاہین کو پاک فوج کا نیا سربراہ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف سب سے خطرناک آواز میری ہی اٹھے گی۔ عامر لیاقت صاحب نے انفیکٹ یہ والی بات جو میں نے بھی آپ کو سنائی ہے، یہ بات کر کے انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ
जो इमरान खान साहब हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुबैना तौर पर मुमकिना तौर पर वो हटा के उनकी जगह पर कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं। अब अगर ये बात इस वजह से भी थोड़ा सा इस पर वज़न इस वजह से भी महसूस होता है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जो आइनी मुद्दत है वो ख़त्म होती है नवंबर 2022 के अंदर, और नवंबर 2022 में जो टॉप 5 जनरल्स होंगे उस वक़्त जो सीनियरिटी लिस्ट पे होंगे उसमें लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन साहब मौजूद नहीं होंगे क्योंकि ये उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब अगर मौजूदा हालात में आज कल परसों तरसों हफ्ते 10 दिन के अंदर शाहीन साहब को ये वाली ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो फिर उनको 3 साल का टेन्योर भी मिल जाएगा और वो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। अपने इस वीडियो पैगाम में आमिर लियाकत साहब का ये भी कहना था कि गंडासे, बर्छियाँ, तलवारें और तीर जिनके पास हैं उन्होंने अगर आप पर यानी इमरान खान साहब पर बरसाने शुरू कर दिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उन्होंने इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा कि हमें तो खैर आपने कभी पूछा ही नहीं, लेकिन रहने दें, कोई बात नहीं। आमिर लियाकत ने कहा कि अगर आप जाते जाते ये काम करना चाहते हैं यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाकर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करना चाहते हैं तो इसके ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक आवाज़ मेरी उठेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा और पूरी पाक फ़ौज किसी एक शख्स की बात नहीं करती। पाक फ़ौज का पूरा इदारा हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो खिदमात हैं बलोच रेजिमेंट से लेकर पाक फ़ौज का सरबराह बनने तक वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को किसी सूरत नहीं बुलाया जा सकता। अगर आपने ऐसा इक़दाम उठाया कि उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन को आर्मी चीफ लगाया तो पूरी कौम सरापा एहतजाज बन जाएगी। आमिर लियाकत ने वज़ीर आज़म को पैगाम दिया कि आप गैर इस बात को यानी जो उन्होंने अभी बात की है इसको गैर जमहूरी बात ना समझिएगा। हमने तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को वोट दिए थे, आपको दिए थे, हमने आपको 176 वोट दिए थे जबकि 342 वोट हमने दिए थे जनरल कमर जावेद बाजवा को। लिहाजा इससे ज़्यादा वोट को इज्जत देने वाली बात और क्या हो सकती है। यानी ये जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है, आमिर लियाकत साहब ने इनफैक्ट वो कार्ड जो इमरान खान साहब खेलना चाहते हैं मुमकिना तौर पर उसका शायद उन्होंने इस बात का इजहार किया क्योंकि बहुत सारे हलके इस बात का इजहार मुसलसल दबे अल्फाज में करते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब उस नहज पे चले गए हैं जहां पर खेलेंगे ना खेलने देंगे कि मिसदाक वो पूरी की पूरी पिच को ही उखाड़ने के चक्कर में है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लिहाजा कोई भी इस किस्म का मिस एडवेंचर यकीनी तौर पर इस वक्त हमारी जो माशी हालात हैं वो इसको किसी तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकते। आमिर लियाकत की बात को इस वजह से भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये खुद हुक्मरान इत्तेहाद का हुक्मरान जमात की तरफ से MNA हैं और इन्होंने जब इनको मनाने के लिए इमरान इस्माइल साहब और दीगर लोग उनके रिहाइशगाह पर गए थे तो उसके बाद जब मीडिया के सामने वो आए थे उन्होंने उस वक्त भी इस बात का इजहार किया था कि जनाब मैं तो इन्होंने वोट नहीं देना, मेरी तरफ से माजरत है। उन्होंने कहा जनाब मैं शायद गैर हाज़िर रह जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन खामोश हो सकता हूं लेकिन वोट देने शायद मैं ना जाऊं। और आपको याद है कि जब वो मुश्तरका इजलास के मौके पर भी गए थे तो उनका ये कहना था कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम से लाया गया हूँ। लिहाजा ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है ये ख़ासी हद तक तशवीशनाक है और इसका जो PTI के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं साहिब राय रखते हैं वो लोग जो सियासत को समझते हैं, वो लोग जो हालात की नज़ाकतों पर नज़र रखते हैं, उन्हें इमरान खान साहब को समझाना चाहिए कि ऐसा करने की सूरत में उनके हाथ यकीनी तौर पर कुछ नहीं आएगा लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। अगरचे इनके 3 साल 3.5 साल के इक़्तिदार के अंदर अवाम के हाथ भी कुछ नहीं आया। अगर अवाम के हाथ आया है तो सिर्फ महंगाई आई है, बेरोज़गारी आई है, इसके अलावा अवाम के हाथ भी कुछ नहीं आया। लेकिन
فوج پر تنقید بہت زیادہ کی جاتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن سیاست کے اندر ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کا رول نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہم دھکے مار کے بلاتے ہیں، منتیں ترلے کر کے بلاتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس روش پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔